ये कहानी है एक ऐसे अनाथ लड़के की जो कि इतना ज्यादा वीक था कि उसके सामने उसके माता पिता को मार दिया जाता है और उसी गुस्से से उसे एक ऐसा वेपन मिलता है जिससे कि वो उस दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर सॉर्सरर बन जाता है। ये कहानी है दो भाइयों की। बड़े भाई का नाम हमें जैन और छोटे भाई का नाम हमें काचन बताया जाता है और उन दोनों से हमें पता चलता है कि हजारों साल पहले गॉड्स और डीमंस के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लड़ाई हुई थी, जहाँ डीमन लॉर्ड गॉड्स को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर गॉड्स का गार्डियन आता है जो कि अकेले ही डीमंस के लिए काफी था। हालांकि बहुत सारे डीमंस को हराने के बाद उस गॉड को धोखे से मार दिया जाता है, लेकिन मरने से पहले गार्डियन ने सारे स्ट्रॉन्ग डीमंस को सील कर दिया था। और आखिर में हमें ये बताया जाता है कि गार्डियन के मरने के बाद उसके बॉडी के 72 पीसेस हो गए थे, जो कि इसी दुनिया में अलग अलग जगह पर फैल गए हैं। वहीं पर हम जैंग और काचन को देखते हैं जिनका घर टूट के गिरने वाला था। वो दोनों ही दौड़ते हुए घर से बाहर आते हैं और बाहर आते साथ ही उनका घर मिट्टी में मिल जाता है। अगले सीन में हम जैंग और काचन के फादर को देखते हैं जिनका नाम गोंग होता है और अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो एक बहुत ही खतरनाक डीमन से लड़ रहा होता है। लेकिन उस मॉन्स्टर का लेवल काफी ज्यादा हाई था, जिस वजह से गोंग उससे लड़ नहीं पाता और बहुत ही बुरी तरीके से पिटता है। हालांकि जैसे ही वो डीमन बच्चों के ऊपर हमला करने वाला था तो गोंग उन्हें बचा लेता है और जब बहुत बार हमला करने के बाद भी उस डीमन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तब गोंग अपनी पूरी ताकत लगाते हुए एक मैजिक करता है और उसके मदद से वो उस डीमन को एक जगह रोकने के लिए कामयाब रहता है। हालांकि गोंग को भी पता होता है कि उसका ये मैजिक ज्यादा देर तक काम नहीं करेगा और इसके बाद ही गोंग अपने बच्चों को लेके वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भागता है और रास्ते में वो जैंग से कहता है, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं इस मॉन्स्टर को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकता। मेरा सबसे ज्यादा ताकतवर अटैक यानी कि 5 फिंगर प्रिजन भी इसको नहीं रोक पाया। अब इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गोंग अपने बच्चों को लेकर एक सीक्रेट केव में आया था, जहां गोंग अपने हैंड साइंस के मदद से 2 स्वॉर्ड्स को निकालता है और इसके बाद जैसे ही गोंग और जैंग मिलके 2 स्वॉर्ड्स को निकालते हैं तब उसके अंदर से एक गोल्डन बॉक्स बाहर आता है और तब गोंग उस गोल्डन बॉक्स को जैंग को देते हुए कहता है, बेटा जैंग मैं तुम्हें आज एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा हूँ, जब काचन बड़ा हो जाएगा तो ये गोल्डन बॉक्स उसको दे देना और इस बॉक्स को बहुत ही संभाल के रखना क्योंकि ये हजारों साल पुराना एक ट्रेजर है। लेकिन तभी अचानक से पूरी जमीन हिलने लगती है और इसका मतलब ये है कि डीमन फिर से आजाद हो चुका है। अब इसके बाद ही गोंग और उसके बच्चे भागते हुए एक केव के अंदर आते हैं। हालांकि गोंग ने उस केव के एंट्रेंस पर एक बैरियर को लगाया था। वहीं पर केव के अंदर हम एक पतला सा रास्ता देखते हैं और उस पतले से रास्ते के नीचे बहुत सारा लावा था। उनके आगे जाने का रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका था और तभी अचानक से वो डीमन बैरियर को तोड़ते हुए गोंग को पकड़ लेता है, लेकिन अपनी आखिरी ताकत यूज करते हुए गोंग उस डीमन को अपने ट्रैप के अंदर फंसा लेता है और अब फाइनली गोंग उस डीमन को लावा के अंदर भेज देता है, जिससे कि भले ही वो डीमन मारा जाता है लेकिन अभी तक उनके ऊपर मुसीबत बंद नहीं हुई थी, क्योंकि इसके बाद ही हम देखते हैं कि एक फीमेल डीमन पीछे से आके गोंग के शरीर के अंदर से अपना हाथ को आर पार कर देती है। ये देखकर जैंग और काचन बहुत ही ज्यादा घबरा जाते हैं। हालांकि गोंग एक आखिरी टाइम के लिए मैजिक का यूज करते हुए उन दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है और उन दोनों को ही टेलीपोर्ट करते हुए एक सेफ जगह पर पहुंचा देता है। अब इसके बाद ही हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां जैंग और काचन बहुत ही बड़े हो चुके थे। जहां हम जैंग को देखते हैं जो कि एक पेड़ के ऊपर बैठा था और काचन एक लीजर्ड का कॉस्ट्यूम पहना था क्योंकि वो लोग एक मिशन पे जा रहे थे। कुछ टाइम बाद हमें एक टकला सा प्रीस्ट दिखाया जाता है जो एक अबैंडन्ड टेम्पल पे आया था और तब वो प्रीस्ट एक आदमी से कहता है, इस टेम्पल पे एक बहुत ही खतरनाक डीमन का साया है और वो तुम्हें मारना चाहता है। और ये सुन के उस आदमी की फट जाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। हालांकि इसके बाद ही जैंग और काचन यहाँ पर आते हैं और उस टकले को पकड़ लेते हैं, क्योंकि ये टकला कोई प्रीस्ट नहीं है, ये बस एक फर्जी है जो कि लोगों से पैसा लूटता है। अब इसके बाद ही हम उस प्रीस्ट को देखते हैं जो कि एक जगह पर बंधा हुआ था और जैसे ही उसे होश आता है तो वो अपने सामने काचन और जैंग को देखता है। हालांकि उसे अंदाजा था कि उसका भांडा फूट चुका है, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग करते हुए कहता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से खोलो, मुझे उस डीमन को मारना होगा। लेकिन ये सुन के जैंग उसके गर्दन पर तलवार रखते हुए कहता है, अबे टकले अभी मान ले कि तू झूठ बोलता है। और तब डरते हुए वो प्रीस्ट कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी भी नहीं करूंगा।
मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं सभी को पैसा भी लौटा दूंगा। अब इसके बाद ही हमारा सीन चेंज होता है और हम एक घर में देखते हैं जहाँ हमें बताया जाता है कि आज काचन का अडल्ट सेरेमनी है, यानी कि आज के बाद काचन भी एक सॉर्सरर बन जाएगा। और जैसे ही उसकी सेरेमनी चालू होती है तो उसके चारों तरफ एक गोल्डन ऑरा बन जाता है और कुछ ही देर में जैसे ही ये सारी चीज गायब होती है तो जैंग कहता है, छोटे भाई तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि तुम फाइनली एक सॉर्सरर बन चुके हो और मुझे विश्वास है कि तुम बड़े होकर एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बनोगे। हालांकि तब काचन कहता है, बड़े भाई मुझे कुछ अलग फील नहीं हो रहा, क्या सच में मैं कभी एक डीमन हंटर बन भी पाऊंगा? चिंता मत करो काचन, हमने बहुत सारी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी है और मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से पता है तुम एक बहुत ही अच्छे डीमन हंटर बन सकते हो। अब इसके बाद ही जैंग काचन को वही गोल्डन बॉक्स दे देता है और ये वही गोल्डन बॉक्स है जो कि इनके पापा ने इन्हें दी थी। और जैसे ही काचन उस बॉक्स को खोलता है तो उसके अंदर से एक छोटा सा रॉड निकलता है। हालांकि काचन को समझ नहीं आता कि आखिर इस रॉड से उसे क्या करना है। तब जैंग कहता है कि मुझे भी कोई आइडिया नहीं है कि आखिर ये क्या है, हालांकि जो भी है ये हमारे पापा ने हमें दिया है। अगर ये कोई काम का ना भी हो तो भी इस दुनिया में ये मेरे लिए काफी कीमती है। तभी अचानक से हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि दौड़ते हुए उनके पास आता है और वो जैंग से कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो, कुछ बहुत ही खतरनाक डीमंस ने हमारे शहर के ऊपर हमला कर दिया है और मेरे घर में काफी सारे लोग लापता है। तुम्हारे अलावा मेरे पास कोई नहीं है जिससे कि मैं मदद मांग सकूं। और तभी जैंग को उस आदमी के थैले के अंदर से एक बेल मिलता है और इस बेल को उन्होंने उस डीमन लेडी के पास भी देखा था जिन्होंने उसके फादर को मारा है। और ये जानने के बाद ही वो दोनों ही निकल जाते हैं इस केस को सॉल्व करने के लिए। अब जैंग और काचन उसी बूढ़े आदमी के गांव में पहुंच चुके थे जहां पर डीमंस मौजूद हैं। हालांकि इस गांव में काफी ज्यादा फॉग था जिस वजह से काचन जैंग से अलग हो जाता है और उसी वक्त जैंग के सामने एक कैट डीमन आ जाती है। हालांकि उस डीमन को जैंग देखते हुए कहता है कि मुझे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि आखिर वो लेडी डीमन कहाँ पर है जिसका ये बेल है। हालांकि कैट डीमन कुछ भी ना सुनते हुए जैंग के ऊपर हमला कर देती है। जैंग कहता है कि अगर तुम्हें लड़ना ही मंजूर है तो यही सही। और इसके बाद ही जैंग अपने स्वॉर्ड की मदद से एक ऐसा हमला करता है जिससे कि कैट डीमन बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और तब उस बेल के बारे में जैंग फिर से कैट डीमन से पूछता है, लेकिन वो कहती है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर ये बेल किसका है। तब जैंग कहता है कि अगर तुम्हें नहीं पता तो आखिर मेरा टाइम वेस्ट क्यों किया तुमने। और ये कहकर वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन एक बार हारने के बाद वो कैट डीमन फिर से जैंग के ऊपर हमला करता है, पर जैंग को इसका एहसास हो जाता है और वो दोनों ही स्वॉर्ड्स की मदद से उसको मार डालता है। लेकिन वो कैट डीमन मरने से पहले कहती है, तुमने भले ही मुझे मार दिया लेकिन मेरा बड़ा भाई तुम्हारे भाई को जरूर से मारेगा। वहीं पर दूसरी तरफ काचन के ऊपर कैट डीमन का भाई हमला कर देता है और उसके एक हमले से ही काचन बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिरा था। लेकिन तभी काचन के पास एक लकड़ी थी जिसको कि उठाते हुए वो अपनी स्वॉर्ड बना लेता है। इतने में डीमन कहता है कि तुम्हारे लड़ने का यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं, तुम्हारा बड़ा भाई बहुत ही पहले मारा गया होगा। लेकिन तब काचन कहता है कि आखिर तुम्हें मेरे बड़े भाई के बारे में पता ही क्या है। ये सुनकर कैट डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, तुम जैसे कमजोर की मेरे सामने खड़े रहने की कोई औकात नहीं। और इतने में ही जैंग भी वहाँ पर आ चुका था जो ऊपर से काचन को देख रहा था। और तभी काचन के ऊपर वो कैट डीमन हमला करता है। लेकिन तभी काचन के गले में मौजूद वो छोटा सा रॉड जो कि उसे मिला था वो अचानक से एक होली विपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो एक बहुत ही बड़ा विपन बन चुका था जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी। और उसी वक्त हम एक डीमन को देखते हैं जो कि कहता है, तो इतने सालों बाद फाइनली अवेकन हो चुका है। वहीं पर हम जैंग को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई के इन पावर्स को देखकर काफी हैरान था। वहीं पर काचन के इतने खतरनाक हमले के बावजूद भी वो कैट डीमन अभी तक जिंदा होता है। और इतने में काचन भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब इसके बाद ही जैंग नीचे आता है और उस बेल के बारे में डीमन से पूछता है। पहले तो वो डीमन कुछ भी नहीं बताता, लेकिन जैसे ही जैंग उस बेल को रिंग करता है तब वो कैट हिप्नोटाइज होते हुए कहता है, मुझे ये रिंग सुमीरे नाम के एक डीमन ने दिया था। तब जैंग पूछता है कि आखिर ये सुमीरे कौन है। तब कैट डीमन कहता है कि इस बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। और आखिर में हमें ये पता चलता है कि सुमीरे सोल फ्रैगमेंट नाम के एक चीज को हासिल करना चाहती है।
और क्योंकि कैट डीमन ने बहुत सारी इंफॉर्मेशन लीक कर दी थी, जिस वजह से वो बेल अचानक से कैट डीमन के मुंह के अंदर चला जाता है और देखते ही देखते वो कैट डीमन एक टाइम बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होता है। अब इसके कुछ टाइम बाद ही हमें दिखाया जाता है कि काचन को होश आता है और वहीं पर जैंग भी था। काचन के होश में आने के बाद जैंग कहता है कि तुम्हारी पहली लड़ाई काफी ज्यादा अच्छी थी। तभी अचानक से हम देखते हैं कि काचन के पास मौजूद होले वेपन फिर से छोटा हो जाता है। तब काचन जैंग के पास जाता है और कहता है, भैया सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि आखिर इस वेपन को मैं बड़ा कैसे करूँ। लेकिन दूसरी तरफ जैंग कैट डीमन के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये सोल फ्रेगमेंट क्या है। लेकिन तभी अचानक से काचन और जैंग के पीछे दो अननोन पर्सन आ जाते हैं, जो कि आने के बाद काचन के पास से उस होली वेपन को लेने की बात कर रहे थे। और इतने में जैंग भी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। हालांकि इस वक्त जैंग की हालत बिल्कुल भी सही नहीं थी। कल की फाइट की वजह से वो काफी ज्यादा इंजर्ड था। और तभी सामने खड़ी हुई लड़की कहती है, हम तुम्हें बिल्कुल भी हार्म नहीं करेंगे, लेकिन हमें वो शंजन आयन दे दो। उस लड़की का मतलब यहाँ मौजूद काचन के पास होली वेपन से था। लेकिन तब जैंग कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ये होली वेपन यानी कि यही शंजन आयन मेरे पास से नहीं जाने वाली। हालांकि इसके बाद जैंग हमला करता है, लेकिन उसके हमले को वो लड़की काफी आसानी से डॉज कर लेती है। और शायद से वो जैंग का अटैक इसीलिए डॉज कर पाए क्योंकि जैंग अभी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है। और तभी वो दोनों एक दूसरे के ऊपर फिर से अटैक करने वाले थे। लेकिन इतने में उसका दूसरा साथी बीच में आकर कहता है, रुक जाओ, हम दोनों यहाँ पर तुमसे लड़ने नहीं आए हैं। और ये कहते हुए वो एक मैजिक के मदद से जैंग को पूरी तरीके से हील कर देता है। अब ये देखने के बाद जैंग शांत होता है और इसके बाद पूछता है, तो अगर तुम लोग हमसे लड़ने नहीं आए तो मुझे ये बताओ कि आखिर ये होली वेपन तुम्हें क्यों चाहिए। इतने में वो लड़की कहती है कि इस होली वेपन का नाम शंजन आयन है और जब से शंजन आयन का जन्म हुआ है तब से वो हमें बिलोंग करता है। और इसके बाद ही दूसरा टीममेट कहता है कि ये वेपन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेपन है जो कि ऑफिशियली गॉड ऑफ वॉर को बिलोंग करता है। तब जैंग पूछता है कि आखिर तुम दोनों कौन हो। तब वो लड़का कहता है कि मुझे माफ करना, हमने तुम्हें पहले इंट्रोडक्शन नहीं दिया। देखो, जहाँ तक मेरी बात है तो मेरा नाम सारो है और इस लड़की का नाम जू है और हम दोनों फेरी क्लैन से बिलोंग करते हैं। और ये सब कहते हुए वो लड़की अपना मास्क उतार देती है। अब उसका शक्ल देखते हुए नहीं पता क्यों, लेकिन ये दोनों ही भाई काफी खुश हो रहे थे। वह तब सारो इस स्टोरी को आगे एक्सप्लेन करते हुए कहता है, बहुत सालों पहले जब डीमंस और गॉड्स की लड़ाई हुई थी तब गॉड्स के गार्डियन को धोखे से मार दिया गया था और उस गार्डियन के मरने के बाद उसके 72 पीसेस हो गए थे, जो कि इस दुनिया में अलग अलग जगह पर फैल गए हैं। और अगर गॉड्स को हमें वापस से जिंदा करना है तो हमें उन 72 पीसेस को फिर से एक जगह लाना होगा। और उस 72 पीसेस को एक जगह लाने के लिए इस शंजन आयन की जरूरत है, क्योंकि ये शंजन आयन उस गॉड गार्डियन का ही खुद का वेपन था। अब इस कहानी को बहुत ही अच्छे से सुनने के बाद जैंग कहता है, देखो, तुम्हारी कहानी मुझे काफी अच्छी लगी, लेकिन आखिर मैं कैसे मान लूं कि तुम सच बोल रहे हो। सारो कहता है कि जैंग, तुम्हें हमारी बातों पे विश्वास करना ही होगा, क्योंकि इतने सालों से ये डिवाइन वेपन यानी कि ये शंजन आयन सो रहा था और गॉड ऑफ वॉर के हिसाब से जब भी ये शंजन आयन एक्टिवेट होता है तो उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा होता है, यहाँ तक उसका इम्पैक्ट हेवन और हेल तक भी जाता है। यानी कि जब कल ये शंजन आयन एक्टिवेट हुआ था तो डीमंस और गॉड्स सभी को पता चल चुका है कि शंजन आयन एक्टिवेट हो चुका है। और अगर ये शंजन आयन कोई गलत हाथों में चला गया तो डीमन लॉर्ड फिर से जिंदा हो सकता है, और अगर गलती से भी ऐसा हो गया तो ये दुनिया तबाह हो जाएगी और तब इस दुनिया को बचाने के लिए कोई गॉड भी नहीं बचेगा। मगर इतना कुछ सुनने के बाद भी जैंग कहता है, देख भाई, मुझे तेरे बातों में बिल्कुल भी भरोसा नहीं आ रहा। इतने में जू कहती है कि आखिर तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, अगर गलती से भी डीमन लॉर्ड पहले आजाद हो गया तो इस दुनिया को कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब इतने में काचन सामने आता है और कहता है कि अगर सच में ये दुनिया को बचा सकता है तो मैं भरोसा करके ये तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। और तब काचन जैंग से कहता है कि मुझे माफ करना, ये हमारे फादर की आखिरी निशानी थी। हालांकि जैंग कहता है कि कोई बात नहीं, अगर ये तुम्हारा खुद का डिसीजन है तो मैं इसको रेस्पेक्ट करता हूँ। हालांकि अभी जैंग को उस लेडी डीमन को भी खोजना है जिसने उसके फादर को मारा था। और अब ये सोचते हुए वो काचन को लेके वहाँ से निकलने वाला होता है।
लेकिन इतने में जू पीछे से चिल्लाती है और कहती है कि आखिर मुझे बेवकूफ कैसे बनाया तुमने, ये होली वेपन यानी कि शेंजन आयन नकली है। हालांकि जब काचन वहाँ पर फिर से जाता है और उसको अपने हाथ में लेता है तो वो फिर से गोल्डन ग्लो करने लगता है, और जैसे ही जू उसको फिर से लेती है तो उसका चमक फिर से चला जाता है। अब ऐसा होने पे किसी को समझ नहीं आता कि आखिर क्या हो रहा है। वहीं पर बीच में सारो कहता है, मैं जो सोच रहा हूँ वो गलत हो सकता है, लेकिन मैंने एक जगह पर देखा था कि शेंजन आयन को जगाने के लिए एक प्योर हार्ट की जरूरत है, और जहाँ तक मुझे लगता है काचन का हार्ट पूरी तरीके से प्योर है, और इस वक्त काचन इस शेंजन आयन यानी कि होली वेपन का मास्टर बन चुका है। और क्योंकि बस काचन ही शेंजन आयन को एक्टिवेट कर सकता है तो उसे भी उनके साथ जाना होगा, यानी कि इसी वक्त से ज़ैंग और काचन का एक और नया सफर चालू होता है। और इसके बाद ही सारो अपने मैजिक सर्कल को समन करते हुए एक शिप को समन करता है, जिसमें बैठकर वो लोग यहाँ से आराम से निकल जाते हैं। अब इसके कुछ देर बाद हमें शिप के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़ैंग और काचन खाने बैठे थे, और इतना अच्छा खाना देखकर उनको अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता। तब जू चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुमने पहले कभी खाना नहीं खाया? तब ज़ैंग कहता है कि अगर मैं अच्छे से खाना नहीं खाऊंगा तो मुझे भी तुम्हारी जैसे पिग का मास्क लगाना होगा। अब ये सुनने के बाद जू ज़ैंग को हवा में उड़ा देती है। हालांकि अचानक से हमें बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से बेहोश हो जाती है, और जब शिप अपने सामने एक लड़की को देखता है तो वो रुक जाता है, और जैसे ही ज़ैंग शिप से बाहर आता है तो वो उस लड़की को देखता है और उसके दौड़ते हुए जाता है। तुम्हें तो बहुत ही ज्यादा चोट लगी है, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना होगा। अब इसके बाद ही ज़ैंग उसको उठाकर शिप के अंदर ले जाता है। फिर ज़ैंग उसको ठीक करता है और उसे कुछ खाने पीने को देता है। तो मैडम कोल्ड ड्रिंक वगैरह चाहिए आपको? कहो तो बाहर चाय पे चल लेते हैं। तब जू चिल्लाते हुए कहती है कि उस लड़की के साथ फ्लर्ट करना बंद करो, और इसके बाद ही फिर से ये दोनों ही लड़ने लगते हैं। हालांकि ये दोनों लड़ रहे थे तब काचन उसके लिए पानी लेकर जाता है, और तो वो लड़की सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करती है। मेरे पीछे बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुंडे पड़ गए थे, नहीं पता क्यों, लेकिन वो मुझे मारना चाहते थे, और सच कहूँ तो मुझे नहीं लगा था कि आज मैं बच पाऊंगी, और अभी मुझे जल्द से जल्द डार्क वैली में पहुँचना होगा। तब ज़ैंग खुश होते हुए कहता है कि तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, क्योंकि इस वक्त हम भी वहीं पर जा रहे हैं सोल फ्रैगमेंट को खोजने के लिए। यहाँ तक कि काचन उसको होली वेपन भी सामने लाकर दिखा देता है। तभी जू चिल्लाते हुए कहती है कि ये सारी चीजें तुम्हें सीक्रेट रखनी है। हालांकि ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद वो लड़की बहुत ही अजीब तरीके से स्माइल कर रही थी, और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो कि कहती है, मुझे माफ करना, मैंने अपना नाम नहीं बताया, मेरा नाम जिंग है। और इसके बाद ही काफी रात हो चुकी थी तो वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब इसके अगले सीन में हम सभी को देखते हैं जो कि बहुत ही आराम से सो रहे थे, जहाँ ज़ैंग घोड़े बेचकर सो रहा था और उसके साइड में काचन भी सो रहा था। और जब सभी लोग बहुत ही गहरी नींद में थे तब ज़ैंग अपना हाथ आगे करती है और एक मैजिक के मदद से वो काचन के गले से उस शेंजन आयन को लेना चाहती थी। हालांकि सोते हुए ही काचन ने उस अटैक को डिफ्लेक्ट कर दिया था, और इससे पहले कि ज़ैंग उसको फिर से ले पाती तभी अचानक से सारो वहाँ पर नंगा आ जाता है। ऑफ कोर्स वो नहाने के बाद गलत रूम में घुस गया था, और जैसे ही सारो को ये रियलाइज होता है तो वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि ज़ैंग काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी। वो कहती है कि आखिर मैं ये कहाँ पर फंस गई। वहीं पर जब अगली सुबह सबकी नींद खुलती है तो वो लोग बाहर आते हैं। ज़ैंग कहता है कि अरे कल रात को तो मुझे काफी अच्छी नींद आई, और उठते साथ ही वो उस नई लड़की ज़ैंग को खोजने लगता है। ज़ैंग तो ये तक कहता है कि उसका प्रोटेक्शन करना मेरी तो जिम्मेदारी है, वरना उसे फिर से गुंडे परेशान कर सकते हैं। क्यों काचन, मैंने सही बोला ना? और तभी हम काचन को देखते हैं जो काफी ज्यादा परेशान लगता है। बड़े भैया, मुझे लगता है कि वो शेंजन आयन मेरे पास नहीं है। वहीं पर हमें कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ज़ैंग और उसकी छोटी बहन एक केव में कैद थे। तभी उस केव का बॉस कहता है कि अगर तुम शेंजन आयन मेरे को ला दे सकती हो तो मैं तुम्हारी छोटी बहन को आजाद कर दूंगा। और हमें ये भी बताया जाता है कि ज़ैंग इस दुनिया की सबसे माहिर थेफ्ट है। लेकिन तब ज़ैंग ये कहती है कि शेंजन आयन और कुछ नहीं, बस एक मिथ है, ऐसा कुछ इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि वो डीमन कहता है कि बहुत सालों बाद शेंजन आयन फाइनली एक्टिवेट हो चुका है, और अगर तुम्हें अपनी छोटी बहन को जिंदा और सही सलामत चाहिए
चाहिए तो तुम्हें वो करना होगा जो मैं तुम्हें कहता हूँ, वरना तुम तो जानती ही हो कि हम उसके साथ क्या क्या कर सकते हैं। तब जेंग कहती है कि उसे हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। वहीं पर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि सभी लोग शेंजन आयन को खोजने के लिए निकल चुके थे। हालांकि सारो अपने डिवाइस में शेंजन आयन की लोकेशन को ट्रेस कर सकता था और उसको देखते हुए वो लोग एक गुफा के सामने आ जाते हैं जहां शेंजन आयन मौजूद है। हमें ये भी पता चलता है कि इस केव का नाम स्पाइडर वेब केव है, जहां एक बार कोई अंदर जाता है तो वो कभी भी बाहर नहीं निकलता। हालांकि होली वेपन को खोजने के लिए उन्हें इस केव के अंदर जाना होगा। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम केव के अंदर देखते हैं जहाँ जेंग ने उस होली वेपन को उस डीमन को दे दिया था और वादा के मुताबिक उसकी छोटी बहन भी आजाद हो चुकी थी और वो रोते हुए कहती है कि मुझे माफ करना, ये सारी ही गलती मेरी है। हालांकि जेंग उसको चुप करवाती है और वो दोनों वहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन मुझे लगा ही था कि डीमंस कभी ईमानदार नहीं हो सकते, क्योंकि वो डीमन का बॉस उसे रोक लेता है और कहता है मैंने ये वादा किया था कि मैं तुम्हारी छोटी बहन को जाने दूंगा, लेकिन मैंने ये कभी भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। अगर तुम भी यहाँ से चली जाओगी तो हमारा मनोरंजन कैसे होगा। लेकिन इससे पहले कि जेंग वहाँ पर पकड़ी जाती, वो अपने वेब स्पाइडर की मदद से उस डीमन के ऊपर अटैक करती है और उस अटैक के मदद से वो डीमन वहीं पर गिर जाता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए जेंग शेंजन आयन को अपने पास ले लेती है और बचे हुए जितने डीमंस थे उसको वो शेंजन आयन की मदद से हराने की कोशिश करती है। लेकिन जेन के हजारों बार कोशिश करने के बाद भी वो एक्टिवेट नहीं होता। लेकिन कुछ डीमंस को मारने के बाद वो जैसे ही वहाँ से भाग रही होती है तभी डीमन जाग जाता है और जेंग का पीछा करने लगता है और इस बार जेंग के वेब अटैक का भी उसके ऊपर कोई असर नहीं होता और तभी डीमन का बॉस उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें नीचे गिरा देता है। और इससे पहले कि जेंग वहाँ से हिल पाती वो फिर से एक जानलेवा हमला करता है, लेकिन जेंग ने आखिरी मोमेंट पे उस अटैक को डॉज कर लिया था और इसके बाद जैसे ही वो काउंटर अटैक करती है तो डीमन बॉस अपना फाइनल अटैक करता है और इस खतरनाक हमले की वजह से जेंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तब वो अपनी छोटी बहन से कहती है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से जितनी दूर हो सके उतनी दूर चली जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगी। हालांकि जेंग को पता था कि वो यहाँ पर आज मारी जाने वाली है। उसी वक्त हम एक और पतले डीमन को देखते हैं जो उन दोनों के ऊपर एक बैरियर बना देता है। तब हमें पता चलता है कि इस डीमन का नाम रॉक स्टार है और वो खुश होते हुए कहता है कि तुम लोग इस बैरियर से अपनी जिंदगी में नहीं निकल सकते। हालांकि यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम बाहर जेंग और काचन को देखते हैं और तभी जेंग चिल्लाते हुए कहता है बस मुझे एक बार पता चल जाए कि किसने मेरा शेंजन आयन चुराया है। उसी वक्त हम सारो को देखते हैं जो कि कहता है कि मुझे पता चल गया कि शेंजन आयन कहाँ पर है, लेकिन सच में इस केव का रास्ता काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी लोग एक टीम बना के अलग अलग जाएंगे ताकि वो लोग जल्द से जल्द शेंजन आयन को खोज सके। अब इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ काचन और जेंग उस जगह पर पहुँच चुके थे और फाइनली घंटों की मेहनत के बाद उन्हें अपने सामने शेंजन आयन दिखता है। लेकिन मुसीबत ये थी कि उनके सामने ही डीमन बॉस भी था। तभी जेंग काचन को रोकता है और कहता है रुक जाओ काचन, ये वक्त सही नहीं है, क्योंकि उसी वक्त हम जेंग को देखते हैं जो कि फिर से अपने वेब अटैक की मदद से डीमन बॉस के ऊपर हमला करती है। और इस अटैक के बाद डीमन बॉस काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। आखिर तुम जैसे ह्यूमंस की मेरे ऊपर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई। अब ये कहते हुए वो अपने रॉक अटैक की मदद से उन दोनों बहनों के ऊपर हमला करता है। हालांकि इस अटैक को जेंग डॉज कर लेती है, लेकिन उसके छोटी बहन को ये अटैक लग जाता है। और अब ये देखकर जेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने आप को और होल्ड बैक नहीं कर पाता और उस डीमन बॉस के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन जेंग के इस हमले का कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि आखिर में डीमन ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया था। तब ये आवाज सुनते हुए वहाँ पर सारो और जू आ जाती है। हम सारो को देखते हैं जो कि उस डीमन बॉस को एनालाइज करता है और इसके बाद वो कहता है कि उस डीमन बॉस ने शेंजन आयन को निगल लिया है और हमें जल्दी करनी होगी, वरना यह शेंजन आयन उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तब जेंग उन दोनों बहनों के सामने आकर कहता है कि तुम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वो पतला सा डीमन फिर से उन दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जेंग उसे डराते हुए कहता है कि अबे उधर ही रुक जा और आगे बढ़ा तो मैं तुझे मार दूंगा।
लेकिन वहाँ पर हमला करने के लिए अब पूरी डीमन आर्मी आ चुकी थी। वैसे देखा जाए तो इनकी डीमन आर्मी कोई काम की नहीं है, क्योंकि इन सारे ही डीमंस को हमारा सारो बस एक ही मैजिक की मदद से खत्म कर देता है। अब ये देखकर डीमन बॉस इस बार खुद से हमला करता है, लेकिन फिर सारो भी अपना एक मैजिक करता है जिससे कि वो बाकी सारे लोगों को बचा लेता है। और मौका देखते हुए रॉकस्टार एक चाकू से जैंग के ऊपर हमला करता है, लेकिन सही टाइम पर जू ने उस अटैक को देख लिया था और वो उस अटैक को ब्लॉक कर देती है। उसी वक्त सारो इन सभी चीजों को खत्म करने के लिए एक फाइनल अटैक की तैयारी कर रहा था। वो एक अटैक करता है जिसका नाम सेज आर्ट टेक्निक है, और ऐसे खतरनाक अटैक देखकर रॉकस्टार अपने लिए एक बैरियर बना रहा था, लेकिन उसके बैरियर बनाने से पहले ही सारो एक फ्लेम थ्रोअर अटैक करता है। अब ये देखकर बॉस डीमन एक रॉक सीड नाम का खतरनाक हमला करता है, और रॉक सीड अटैक ने फ्लेम थ्रोअर अटैक को पूरी तरीके से गायब कर दिया था। अब ऐसा होने के बाद जू सारो की मदद करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने जाती है, लेकिन डीमन ने उस अटैक को तक ब्लॉक कर दिया था। अब धीरे धीरे डीमन ओवरटेक करते हुए कुछ ऐसे अटैक्स करता है जो कि काफी पावरफुल थे, और एक टाइम के लिए ऐसे लगने लगता है कि वो लोग हार जाएंगे, लेकिन उस वक्त जू और सारो हार मानने से मना कर देते हैं। फिर कमबैक करते हुए जू एक ऐसा हमला करती है जिससे बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, और उसी टाइम सारो एक स्पेल पढ़ते हुए थंडरबोल्ट अटैक को करता है। यहाँ तक उस बैटलफील्ड में हर जगह पानी भर चुका था, और यही वजह है कि सारो का थंडरबोल्ट अटैक बहुत ही ज्यादा असरदार हो गया था। और फाइनली एक आखिरी अटैक करने के बाद वो लोग इस मैच को जीत जाते हैं। अब होली वेपन यानी कि शंजन आयन लेने के बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग बाहर निकलते हैं तो इनके सामने फिर से रॉकस्टार आ जाता है। वो तो सही टाइम पे जैंग ने उसके अटैक को रोक दिया था। तब जैंग कहता है कि अरे तुम यहाँ पर हो, मैं तो तुम्हें ही खोज रहा था, तुम एक कायर की तरह बीच फाइट से भाग गए थे। अब ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और तभी रॉकस्टार के पीछे से कुछ अजीब सा हाथ निकलता है, और उसी वक्त वो बिना सोचे समझे जैंग के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। इस अचानक से होने वाले हमले की वजह से जैंग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। अब काचन उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ के रॉकस्टार को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त रॉकस्टार काचन के ऊपर हमला करके उसे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और उस रॉकस्टार ने जैंग को भी अपने बैरियर के अंदर बंद कर दिया था ताकि वो भी लड़ ना सके। तब जैंग उस बैरियर को तोड़ने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसका एक भी फायदा नहीं होता। इतने में पतला सुकड़ा डीमन कहता है कि तुम्हें जितनी मेहनत करना है तुम कर सकते हो, मेरे बैरियर को आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया। और उसी वक्त रॉकस्टार एक ऐसा हमला करता है जिससे कि जैंग धीरे धीरे पत्थर बनने लगता है। उस वक्त काचन बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और कहता है, बड़े भाई तुम्हें कुछ भी करके निकलना होगा। तब जैंग कहता है कि चिंता मत करो काचन, फिलहाल तुम बाकी सभी को लेके यहाँ से निकल जाओ, ये कमजोर बैरियर मेरे को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा। इतने में रॉकस्टार एक और हमला करता है और काचन को जैंग से बहुत ही दूर हटा देता है। अब ये सब करके रॉकस्टार काफी ज्यादा खुश हो रहा था। अब उसे ऐसा लगने लगा है कि वो काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका है। वहीं पर काचन रिग्रेट करते हुए कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा वीक हूँ, मैं इतना ज्यादा वीक हूँ कि मैं अपने बड़े भाई को भी नहीं बचा पाया। मैं अपने जिंदगी में मेरे फादर को खो चुका हूँ और मैं अपने बड़े भाई को नहीं खोना चाहता। लेकिन इतने में काचन का शंजन आयन खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है, और जैसे ही काचन उस शंजन आयन को पकड़ता है तो वो फिर से एक बड़े रॉड में तब्दील हो जाता है। शंजन आयन से आने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि वो बैरियर तक टूट जाता है, लेकिन इससे पहले काचन कुछ कर पाता रॉकस्टार उसको एक लात मारता है और उसे दूर हटा देता है, और शंजन आयन को अपने पास लेते हुए कहता है कि बस अब ये मेरे कंट्रोल में आ चुका है और अब मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि कोई मुझे नहीं हरा पाएगा। लेकिन रॉकस्टार का ऑरा प्लस होने से पहले ही माइनस में चला जाता है। अरे अभी तो ये रॉड बढ़ा हुआ था, अचानक से ये फिर से नॉर्मल कैसे हो गया? और इसी मौके का फायदा उठाते हुए जैंग अपने विपन की मदद से रॉकस्टार का हाथ ही काट देता है, और इसके बाद ही इन दोनों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई फिर से चालू हो जाती है। लेकिन इस बार जैंग सीरियस था और उसको हराना लगभग नामुमकिन था। जैंग अपनी एजिलिटी बूस्ट करता है और रॉकस्टार को एक ही सेकंड के अंदर मार डालता है। हालांकि इतने खतरनाक अटैक के बाद भी रॉकस्टार पूरी तरीके से नहीं मरा था। तभी अचानक से हमें रॉकस्टार के अंदर कहीं एक आदमी दिखाया जाता है, और तब रॉकस्टार हंसते हुए कहता है कि तुम्हारी ऑरा और तुम्हारे स्किल्स पूरी तरीके से उसकी तरह है। बहुत टाइम पहले हमें डबल सॉर्ड मास्टर को मारने का ऑर्डर मिला था, और अब इससे पहले कि रॉकस्टार कुछ और कह पाता वो खुद ही मारा जाता है, और उसके मरने के बाद उसके अंदर से हमें एक सोल फ्रैगमेंट मिलता है।
अब इसके अगले सीन में हम सभी को बस के अंदर देखते हैं जहाँ सारो भी अपने मैजिक के मदद से जिंग को हील नहीं कर पाता। तब सारो कहता है कि जिंग, तुम्हारी बहन को बचाने के लिए हमारे पास बस एक ही तरीका है। और तब सारो अपने मैजिक के मदद से उसकी बहन के स्पिरिट को एक अंगूठी के अंदर बंद कर देता है ताकि वो बाद में थोड़ा टाइम लेके आराम से उसे हील कर सके। वहीं पे कहीं बाहर हमें काचिन को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास था। वो कहता है कि मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, वक्त आने पे मैं किसी को भी नहीं बचा पाता। लेकिन तब जैंग कहता है कि छोटे भाई, उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, भूलो मत तुम्हारे वजह से ही मैं उस प्रिजन से निकल पाया था। मुझे और बाकी सभी को और स्पेशली हमारे फादर को तुम्हारे ऊपर विश्वास है। और अब जैंग से इतना कुछ सुनने के बाद फाइनली काचिन थोड़ा सा अच्छा महसूस करने लगता है। बाद में जब जैंग और काचिन शिप के अंदर जाते हैं तब अचानक से काचिन के पास मौजूद शिनजन आयन ग्लो करने लगता है और कुछ ही देर में दोनों ही सोल फ्रैगमेंट्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब हालांकि सोल फ्रैगमेंट एब्जॉर्ब हो चुका था लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स दिखना चालू हो गए थे क्योंकि इस वक्त काचिन को बहुत ही जोर का फीवर आया हुआ था। तब सारो आता है और कहता है मुझे लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। और उसी वक्त अपने रूम से जिंग बाहर आती है और उसने बहुत ही छोटे कपड़े पहने थे। तभी जू चिल्लाते हुए कहती है कि अगर तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो खरीद लो। अब मुझे नहीं पता कि ये रूल्स है या फिर जू को जलन हो रही है, तो कमेंट करके जरूर बताना। अब अगले सीन में हम सभी को एक स्टोर में देखते हैं जहाँ ये लोग कपड़े खरीदने आए थे और नहीं पता क्यों लेकिन इस ओनर को देख के मुझे इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब इसके बाद जिंग अपने लिए कपड़े देखना चालू कर देती है। वहीं पर जू काचिन के लिए उस ओनर से शेंजो बीन मांगती है और इस बीन को खाने के बाद काचिन का फीवर बहुत हद तक नीचे आ जाता है। और तब जैंग के पूछने पे ओनर कहता है कि ये कुछ स्पेशल टाइप की शेंजो बीन होती है। ये बीन्स काफी ज्यादा हेल्दी होती है और इनसे बहुत ही जल्दी रिकवर हुआ जा सकता है। हालांकि जब जैंग उसे खरीदने जाता है तो उसकी प्राइस 2 बिलियन येन बताता है, जो सुनकर जैसे जैंग आगे आया था वैसे ही पीछे चला जाता है और उसे 100 लैंग्वेजेस में गरीब घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैंग की जगह सारो उन सारे ही पिल्स को खरीदता है। तब जू चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी क्यों है। तब ओनर कहता है कि इस शहर को फायर सिटी क्लाउड के नाम से जाना जाता है। जब बहुत सालों पहले गॉड्स और डीमंस के बीच में आखिरी फाइट हुई थी तब यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मीटियोर गिरा था जो कि बहुत ही ज्यादा गर्म था और उसी दिन के बाद से यहाँ का क्लाइमेट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ तक इस शहर के ऊपर एक कर्ज भी लग चुका है क्योंकि इस शहर में एक डीमन रहता है जिसका नाम फायर क्लाउड है। और फिर कुछ देर बाद हमें ये भी पता चलता है कि जिस जगह मीटियोर गिरा है उस जगह एक और सोल फ्रैगमेंट मौजूद है। अब काचिन और जेंग को छोड़ के बाकी सारे ही लोग उस सोल फ्रैगमेंट को इकट्ठा करने निकल जाते हैं। अब इसके कुछ टाइम बाद हमें सभी को एक बिल्डिंग के पास दिखाया जाता है जहां सारो अपने टैब में देखता है कि आखिर वो लोग ऊपर कैसे जा सकते हैं। तब वो कहता है कि ये उस डेविल का हेड ऑफिस है, उस हिसाब से यहाँ पर काफी सारे लोग उसके प्रोटेक्शन में हो सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट अटैक करें तो हम मारे जाएंगे। यहाँ पे सारो अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि जैंग वहाँ पर अपने दोनों स्वॉर्ड की मदद से उस दीवार को काट देता है और अंदर हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो कि डायरेक्टली जैंग की तरफ देख रहे थे। अब यहाँ से हमारा सीन बदलता है और हम काचिन और जिंग को देखते हैं जहाँ काचिन को अभी भी बुखार आया होता है और जिंग उसकी देखभाल कर रही थी। हालांकि हमारा काचिन सोते हुए एक सपना देख रहा था और ये सपना 100 साल पुराने गॉड और डीमंस के बीच की लड़ाई है, जहाँ काचिन पूरी स्टोरी देखता है कि आखिर कैसे गॉड ऑफ वॉर को डीमंस धोखे से मार देते हैं। और जैसे ही कहानी खत्म होती है तो उसके सामने अचानक से 2 सोल फ्रैगमेंट्स आ जाते हैं और उन सोल फ्रैगमेंट्स के साथ वो दोनों ही डीमंस उसके सामने थे। जहाँ डीमन बॉस काचिन से कहता है कि तुम बहुत ही ज्यादा वीक हो, तुम कभी भी अपने भाई और अपने दोस्तों को नहीं बचा सकते। अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है तो तुम्हें अपने सोल को सैक्रिफाइस करना चाहिए और ऐसा करने से तुम एक डीमन लॉर्ड जितने ताकतवर बन जाओगे। तब काचिन इस बारे में सोचता है, मैं सच में काफी ज्यादा वीक हूँ, हमेशा हर लड़ाई में मुझे बचाया जाता है और मैं कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मुझे अपना सोल सैक्रिफाइस करके दूसरों को मारना पड़े तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगा। और बस इतना कहते साथ ही उसका शेंजन आयन फिर से ग्लो करने लगता है और उसी वक्त शेंजन आयन के अंदर से एक आवाज आती है, तुमने इस टेस्ट को पार कर लिया है और मैं आज से तुम्हारा होता हूँ। तुम्हारी और मेरी सोल आज से एक है।
अब ये टेस्ट खत्म होते साथ ही काचन की आंख खुलती है और जैसे ही काचन सामने देखता है तो उसके सामने जिंग मौजूद थी। और फिलहाल काचन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अभी उसके साथ क्या हुआ। अब यहाँ से हमारा सीन चेंज होता है और हम बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ सारो और जू ने लगभग सारे लोगों को हरा दिया था और आखिर में जितने लोग बचे होते हैं उसको जैंग हरा देता है। अब यहाँ मौजूद सारे लोगों को हराने के बाद वो लोग जैसे ही आगे बढ़ के एक हॉल में आते हैं, तब जैंग को सामने एक लड़की की फोटो दिखाई देती है। वहीं पे जैंग उस फोटो को देख के कुछ सोच रहा था कि सामने अचानक से एक आदमी आ जाता है और अचानक से उसे देखकर जैंग उससे पूछता है कि क्या तुम फायर क्लाउड डीमन हो। लेकिन ये सुनने के बाद वो आदमी कुछ भी नहीं कहता और तब वो जैंग से पूछता है कि आखिर तुम लोग अंदर कैसे आए। बस इतना सुनते साथ ही जैंग उसके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन जैंग के हमले का उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होता और वो अपने फायर मैजिक की मदद से उसे दूर हटा देता है और फिर कहता है कि तुम तो एक डीमन हंटर हो, आखिर तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। अच्छा मैं समझ गया, तो तुम्हें मेरे अंदर मौजूद सोल फ्रैगमेंट चाहिए, लेकिन उसे लेने के लिए तुम्हें मुझे हराना होगा। और ये कहते हुए वो जैंग के ऊपर हमला कर देता है। हालांकि जैंग उसका हमला रोकने में कामयाब होता है, लेकिन जैंग इस हमले को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाता और इसके बाद वो बंदा कहता है कि मैं अपने गोल के काफी ज्यादा करीब हूँ, मुझे अपने गोल तक पहुँचने के लिए और 2 फेरीज का ब्लड चाहिए और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि मेरे सामने 2 फेरीज मौजूद है। बस एक बार तुम दोनों मेरे हाथ में आ जाओ, उसके बाद मैं एक ऐसे फॉरबिडन आर्ट का इस्तेमाल कर सकता हूँ और तब मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा कि मुझे कोई भी नहीं हरा सकता। अब इसके बाद ही ये लोग काफी देर तक फाइट करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। उसी वक्त जैंग सारो और जू से कहता है इसे तुम दोनों का ब्लड चाहिए और हम ऐसा होने नहीं दे सकते, तो तुम दोनों प्लीज मेरी बात मानो और यहाँ से निकल जाओ, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूँ। अब अपने दोस्त के ऊपर भरोसा करते हुए सारो और जू वहाँ से निकल जाते हैं। अब उस टेम्पल के बाहर हमें एक फर्नेस दिखाया जाता है जो कि कुछ ही देर में ब्लास्ट होने वाला था और अगर वो ब्लास्ट होता है तो पूरा शहर कुछ चंद सेकंड्स के अंदर जल जाएगा। वहीं पे हम फायर क्लाउड और जैंग को देखते हैं जो कि अभी तक लड़ रहे थे और यहाँ तक जैंग फायर क्लाउड डेविल के सारे अटैक्स को डॉज भी कर रहा था और बस एक ही मौका मिलते हुए जैंग उसको पूरी तरीके से काट देता है। लेकिन फायर क्लाउड इतनी जल्दी नहीं मरने वाला था क्योंकि जैंग ने जिस चीज को काटा था वो बस फायर क्लाउड की एक परछाई थी। वहीं पे डेविल जैंग के ऊपर हमला करते हुए कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ सकता हूँ, लेकिन उसके बदले तुम अपने दोनों फेरी दोस्तों को यहाँ ला के दो। और अपने दोस्तों के बारे में ऐसा सुनकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसके ऊपर हमला करने आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में फायर क्लाउड डेविल उसे एक मुक्का मार के बेहोश कर देता है और उसके बाद कहता है कि तुमसे लड़के मुझे काफी मजा आया, लेकिन अभी तुम मरने वाले हो। और जैसे ही वो जैंग को मारने वाला था तो तभी वहाँ पर सारो और जुआ के उससे बचा लेते हैं, लेकिन सारो के डिफेंस मैजिक करने के बावजूद डेविल का पावर इतना ज्यादा था जिस वजह से सारो के गले पे एक कट लग जाता है और टाइम रहते साथ डेविल उसका खून अपने पास ले लेता है। हालांकि सारो जैंग को लेके वहाँ से निकलने में कामयाब रहते हैं, लेकिन अब इसके बदले फायर क्लाउड डेविल को एक फेरी का खून मिल चुका था। अब इसके बाद ही फायर क्लाउड डेविल उस खून को लेके रिचुअल चालू करता है। तब वो सारो के ब्लड से वहाँ पर कुछ लिखता है और उसकी इस प्रोसेस को कंप्लीट करते साथ वहाँ पर एक मैजिकल सर्कल आ जाता है। और अब ये सब करने के बाद फाइनली फायर क्लाउड डेविल ने उस जुजुत्सु को एक्टिवेट कर दिया था। अब यह काम खत्म करने के बाद फायर क्लाउड डेविल बाहर उस इन्फर्नो के पास जाता है और उसके पास पहुंच के वो कहता है फाइनली मेरे इतने सालों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। और इसके बाद जैसे ही वो फॉरबिडन स्पेल का यूज करता है तो कुछ भी नहीं होता। अब इतनी मेहनत करने के बाद जब कुछ भी नहीं होता तो ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ तक इस फॉरबिडन स्पेल का यूज करने पे ये शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। अब यहाँ से हमारा सीन बदलता है जहाँ हम जैंग को बाकी सभी के साथ देखते हैं। जैंग की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, यहाँ तक शिंजो बीन का भी उसके ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। तब सारो सोच रहा होता है कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे कि हम फायर डेविल को वीक कर सके।
उसी वक्त शॉप ओनर कहता है कि अरे मुझे याद आया, हम फायर डेविल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उस वेपन को लाने के लिए हमें फर्नेस के पूरे निचले भाग में जाना होगा। लेकिन उस जगह की सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, हम जैसे नॉर्मल इंसान वहाँ पर कतई नहीं जा सकते। वहाँ पर बस एक ही इंसान जा सकती है और वो है जिंग, क्योंकि उसे माना जाता है इस दुनिया की सबसे माहिर चोर। तभी जिंग कहती है कि लेकिन मैंने अपनी छोटी बहन को वादा किया है, मैं चोरी नहीं कर सकती। हालांकि जब शॉप ओनर उसे बताता है कि ये वेपन और किसी का नहीं फेरिस का ही था, जो कि अभी फायर डेविल ने उनसे जबरदस्ती छीन लिया है। अब इसके बाद जिंग इन्वेस्टिगेशन करती है और एक सीक्रेट जगह से अंदर जाती है, जहां सामने उसे दो लोग मिलते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरा पे उन्हें देख रहे थे। उन्हें ठिकाने लगाने के बाद जिंग वहां से आगे बढ़ती है। अब जैसे ही जिंग थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो सामने उसे फायर क्लाउड की सेक्रेटरी दिखती है, यानी कि फायर क्लाउड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास ही होगी। तभी अचानक से जिंग उसके गले पे हाथ रख के कहती है, अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझे बता दो कि आखिर वो सीक्रेट वेपन कहाँ पे है। तभी सेक्रेटरी कहती है, अरे अरे एक सेकंड रुक जाओ यार, मेरे पास है वो चाबी, अगर तुम मुझे जाने दोगी तो मैं तुम्हें वो लाके दे सकती हूँ। उसी वक्त जिंग की नजर कोने में रखे एक पर्स की तरफ जाती है और उसका फायदा उठाकर सेक्रेटरी उसके ऊपर हमला करना चालू कर देती है। लेकिन जिंग भी सबसे माहिर चोर एक रीजन के वजह से है, कुछ ही चंद सेकंड्स के अंदर वो उसे फिर से फंसा देती है और इस बार जिंग अपने टैलेंट्स को दिखाते हुए कुछ ऐसा ब्लैकमेल करती है जिससे कि उसे पासवर्ड बताना पड़ता है। अब यहाँ से सीन चेंज होता है, जहाँ हमें फायर क्लाउड को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो अपने एनर्जी की मदद से पूरे शहर को तबाह कर रहा होता है और इस तबाही में बहुत से लोग मारे जाते हैं। जहाँ सारो और जू उसे रोकने के लिए शेल्टर से बाहर जाते हैं और काचन अपने शंजन आयन की तरफ देखते हुए सोचता है कि क्या अभी भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तभी हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो कहती है, हालांकि तुमने मेरे से चाबी ले ली, लेकिन वहाँ हर कदम पे मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद ही जिंग वहाँ पहुँच चुकी थी जहाँ वेपन मौजूद है, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद उसकी एक गलती की वजह से एक रोबोट वहाँ पर समन हो जाता है। वहीं पे हम डेविल को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। उसने आधे से ज्यादा सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर दिया था। तभी हमें 10 साल पहले का एक पास्ट दिखाया जाता है, जहां हमें एक लाल बालों वाली लड़की दिखाई जाती है। और अगर आपको याद हो तो ये वही लड़की है जो कि महल पे हमें फोटो में दिखाई गई थी, जहां ये लड़की एक ट्रेन में होती है और उसके सामने एक चोर किसी का पर्स लेके भाग रहा था और सही टाइम पे एक लड़का उसे रोकता है, जो कि और कोई नहीं हमारा फायर क्लाउड था। अब इसके कुछ टाइम बाद से ही ये दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और इन दोनों की रिलेशनशिप चालू होती है, यहाँ तक ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करते हैं। हालांकि इनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि कुछ टाइम बाद एक ऐसी लड़ाई होती है जो कि फेरिस के वजह से हुई थी और उस लड़ाई के दौरान एक बहुत ही बड़ा मीटियोर उनके शहर के ऊपर आके गिरा था और उस दर्दनाक हादसे में फायर क्लाउड की वाइफ मारी जाती है। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम सारो और जू को देखते हैं, जिसके सामने फायर क्लाउड डेविल था जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। तुम्हारी वजह से, बस तुम्हारी वजह से आज मेरी फैमिली मेरे पास नहीं है और इसका बदला मैं तुमसे जरूर लेके रहूंगा। अब ये कहकर वो एक ऐसा फायर अटैक करता है जो कि सारो तक नहीं रोक पाता, लेकिन सारो और जू को डिफेंड करते हुए वहाँ पर अचानक से शंजन आयन आ जाता है, यानी कि हमारा काचन बैटल फील्ड में आ चुका था। और तब काचन कहता है कि प्लीज इस लड़ाई को बंद कर दो, वरना ये सिटी फिर से बर्बाद हो जाएगा जैसे 100 साल पहले हुआ था। अब ये सुन के फायर क्लाउड डेविल रोने लगता है। उसे वो सारे पल याद आने लगते हैं जब उसकी वाइफ उसके सामने मारी गई थी। तब सारो कहता है कि बहुत समय पहले जब डीमन लॉर्ड गॉड और फेरिस को मारना चाहता था, तब उसने फेरिस क्लैन के तरफ एक बहुत ही बड़ा मीटियोर लॉन्च किया था और उस मीटियोर को फेरिस आखिरी टाइम पे डॉज करने में कामयाब रहे थे। लेकिन उस वक्त ये मीटियोर इस शहर में आ गिरता है
और इस वक्त फायर क्लाउड बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम फेरीज कभी भी कोई मॉर्टल्स की इज्जत नहीं करते। अब ये कहते हुए फायर क्लाउड मैजिक से सारों के ऊपर हमला करता है। हालांकि हमारे काचन ने अपने शंजन आयन की मदद से उन दोनों को प्रोटेक्ट कर लिया था। तब काचन समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम भी वही करते हो जो कि डीमंस ने किया था तो ये चीज तुम्हें भी एक डीमन बनाती है। हालांकि काचन यहाँ पर बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम पास्ट को नहीं बदल सकते, लेकिन शायद ये चीज फायर क्लाउड को समझ नहीं आती। वो लिटरली इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो एक डेविल में बदल जाता है और तब वो काचन के ऊपर एक ऐसा हमला करता है जो कि बहुत ही ज्यादा फेटल था। अब यहाँ से सीन बदलता है और हम जिंग को देखते हैं जिसने रोबोट को हरा दिया था और इसके बाद ही वो कोर के तरफ जाती है जहाँ वो उस वेपन को लेने की कोशिश करती है। हालांकि बहुत कोशिश करने के बाद भी वो उसे ले नहीं पाती। वहीं पे हम फायर क्लाउड को देखते हैं जिसे कुछ स्ट्रेंज महसूस होता है। फायर क्लाउड को ये पता चल जाता है कि जिंग उसके कोर को लेने वाली है, जिस वजह से वो यहाँ पर फाइट करना बंद करके सीधा जिंग की तरफ जाता है। वहीं पे सारो को ये एहसास हो जाता है कि वो जिंग के पीछे जा रहा है, जिस वजह से सारो काचन को एक मैजिक की मदद से वहाँ टेलीपोर्ट कर देता है। वहीं पे हमारा सीन जिंग की तरफ जाता है जो एक जगह पर छुपी हुई थी, क्योंकि उसके सामने एक अननोन पर्सन आता है जो आकर उस कोर को लेने की कोशिश करता है और बहुत ही इजीली उस कोर को वो ले भी लेता है। लेकिन उसी टाइम पे जब उसने कोर को लिया था तो उसके पीछे फायर क्लाउड आ जाता है जो आकर उस अननोन पर्सन से कहता है कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो अननोन पर्सन भी इस चीज को नहीं मानता और वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। वो अननोन पर्सन कहता है कि मैं इसे ले जाना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी सिस्टर के लिए एक बर्थडे गिफ्ट है। और ये कहते हुए वो अननोन पर्सन एक बहुत ही मैसिव बुल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसने अपने क्लॉ को फाइजन के चेस्ट के आर पार कर दिया था और अब इसके बाद फाइजन मरने के कगार पे था। फाइजन के अंदर से सोल फ्रैगमेंट बाहर आता है जिसे वो अननोन पर्सन अपने पास रख लेता है। अब जैसे ही वो अननोन पर्सन उस कोर को और सोल फ्रैगमेंट को लेके वहाँ से फरार होने वाला था, लेकिन वो देखता है कि उसके ऊपर एक और मीटियोर इस शहर के ऊपर गिरने वाला है। अब वो यहाँ से निकलने वाला ही था कि तभी अचानक से यहाँ पर काचन आ जाता है जो अपने शंजन आयन की मदद से उस बॉक्स को उसके पास से ले लेता है। हालांकि जैसे ही काचन के साथ वो लड़ने के लिए उस शंजन आयन को पकड़ता है तो शंजन आयन उस अननोन पर्सन के अंदर से उसकी लाइफ एनर्जी ड्रेन करने लगता है और क्योंकि लाइफ एनर्जी ड्रेन हो रही थी तो उस अननोन पर्सन को अपना हाथ काटना पड़ता है। अब इसके बाद एक मिस्टीरियस बॉल की मदद से वो अपने आप को वहाँ से टेलीपोर्ट कर लेता है। हालांकि वो बंदा यहाँ से चला गया था लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं था क्योंकि वो मीटरॉइड कुछ ही देर में शहर के ऊपर गिरने वाला था। काचन और जिंग को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो इस मीटरॉइड को कैसे रोकेंगे। हालांकि तभी क्लाउड डेविल बहुत ही मुश्किल से कहता है कि तुम्हें उस स्टोन को तोड़ना होगा। फिलहाल बस यही एक रास्ता है जिससे तुम उसे रोक सकते हो। अब ये सुनते साथ ही काचन और टाइम वेस्ट नहीं करता और उस स्टोन को तोड़ देता है और नहीं पता कैसे लेकिन वो मीटेरॉइड अचानक से फ्रीज हो जाता है। फिर कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस मीटेरॉइड के हजारों टुकड़े हो जाते हैं और ये शहर को बचा लिया जाता है। अब आखिर में जब डेविल आखिरी सांसें गिन रहा था तब वो कहता है मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा बदला नहीं ले पाया। लेकिन तभी डेविल के सामने उसकी वाइफ आती है जो कि कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है। तुमने इस सिटी को बर्बाद करने की जगह इस सिटी को एक बार बचा लिया। और ये सुनने के बाद हंसते हंसते डेविल अपने सांसें लेना बंद कर देता है। अब फाइनली ये सब यहाँ पर खत्म होता है और ये लोग यहाँ से निकलते हैं, जहाँ हम जैंग को देखते हैं जो अपने छोटे भाई की कहानी को सुन के बहुत ही ज्यादा प्राउड कर रहा था। हालांकि तब जिंग कहती है कि तुम अभी तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुए हो। अब ये सुन के हमारा ठरकी लौंडा उसी के गोद पे सो जाता है। उसी वक्त हम सारो को देखते हैं जो एक बहुत ही गहरी सोच में डूबा हुआ था। अचानक से उनकी शिप एक जगह पर खराब हो जाती है और उन्हें ना चाहते हुए एक टाउन में उतरना पड़ता है, जहाँ सारो शिप को चेक करने के लिए उसके तरफ जाता है। लेकिन जैंग और काचन को कुछ भी समझ नहीं आता। वो शू से पूछते हैं कि आखिर सारो इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रहा है।
तब शो रिवील करती है कि ये जगह सारो के पास्ट से जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसे बैड मेमोरीज जो उसके माइनिंग के टाइम पे बनी थी। लेकिन इसके आगे शो कुछ भी नहीं कहती क्योंकि वो सारो को एक्सपोज नहीं करना चाहती। हालांकि जेंग और काचन को लगता है उसे सारो को मोटिवेट करना चाहिए, जिस वजह से वो लोग सारो के पास जाते हैं और उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। हालांकि सारो कहता है मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है, और इसके बाद सारो कहता है कि शिप का माना क्रिस्टल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है और शायद इसे रिफिल करने के लिए मुझे माइंस के अंदर जाना होगा। जैंग सोचता है कि वो भी उसकी हेल्प करेगा और उसके साथ जाएगा, लेकिन सारो उसके हाथ को हटाते हुए कहता है कि मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे इस जगह तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। तब हमें सारो का पास्ट बताया जाता है जहां पर वो अपने पहली टीम के साथ ऐसे ही एक माइंस में गया था और उसके टीममेट्स में से एक टीममेट के पास एक हेलमेट था जो प्रेजेंट में अभी सारो को मिला था। वहीं पे हम काचन को देखते हैं जो कहता है कि अभी तक सारो वापस नहीं आया। रिप्लाई देते हुए जैंग कहता है कि शायद हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर कुछ बुरा होता है तो सारो वहाँ से भाग सकता है। हालांकि तब जू कहती है कि तुम दोनों का मुंह बंद रखो, तुम दोनों को कोई आइडिया नहीं है कि सारो किस चीज से गुजर रहा है। वहीं पे जैसे सारो माइंस के पास आ रहा था तो उसे अपने पार्टी मेंबर्स की याद आ रही थी। अब एक फ्लैशबैक में हमें पास्ट दिखाया जाता है जहां सारे पार्टी मेंबर्स माइंस के अंदर जाते हैं। हालांकि जैसे जैसे माइंस को इन्वेस्टिगेट करते हुए वो लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें एक सीक्रेट रास्ता दिखता है। तब सारो अपने टैब में चेक करता है और उसके बाद कहता है कि उधर बहुत से मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। वहीं पे सारो के टीममेट्स को कुछ अजीब लग रहा था। वो लोग सारो से कहते हैं कि माइंस के नीचे और खतरनाक एनिमीज हो सकते हैं, अगर कोई ऐसा मॉन्स्टर मिला जो कि हमारे रेंज के बाहर हो तो हम खतरे में आ सकते हैं। हालांकि हमारा सारो उन्हें मिशन के बारे में याद दिलाता है और सारो के कमांड पे वो पूरी टीम अभी नीचे जाने वाली थी। जैसे ही वो लोग माइंस के नीचे पहुँचते हैं तो उन्हें काफी सारे गॉब्लिन्स मिलते हैं जिन्हें वो काफी इजीली अपने गन्स के मदद से हरा सकते थे, मगर धीरे धीरे इन गॉब्लिन्स की क्वांटिटी बढ़ते जा रही थी, जिस वजह से उन्हें इस माइंस से निकलना पड़ता है। लेकिन उसी वक्त ज़ॉम्बीज ने उनके जाने का रास्ता रोक दिया था। तब उनके टीम में से एक मेंबर्स एक ग्रेनेड की मदद से सारे गॉब्लिन्स को मार डालती है। हालांकि इस प्रोसेस में उनके टीम में से एक मेंबर इंजर्ड हो जाता है। उनके निकलते टाइम यहाँ पर एक मैजिकल सर्कल समन हुआ था जो शायद उनके टीममेट्स में से किसी ने भी नोटिस नहीं किया। अब इसके बाद वो सारे ही लोग एक सेफ स्पॉट पे आ जाते हैं जहां वो लोग HQ को सारी चीजें बताते हैं और उनसे बैकअप की डिमांड करते हैं। हालांकि अचानक से उनके कैंप के पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है। इस मॉन्स्टर को कॉर्प्स रीपिंग बीस्ट के नाम से जाना जाता था। वहीं पे प्रेजेंट में जैंग कहता है कि मैं इस बीस्ट को जानता हूँ, ये एक ऐसा बीस्ट है जो कि कॉर्प्स को खाता है और इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इमॉर्टल्स को भी इससे खतरा है। तब शू कहती है कि ऐसे खतरनाक मॉन्स्टर्स डार्क रेल्म में ही रहते हैं और किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि आखिर वो माइंस में क्या कर रहा था। वहीं पे हम प्रेजेंट में सारो को देखते हैं जो अपने शिप के लिए कुछ मैजिकल क्रिस्टल्स इकट्ठा कर रहा था। हालांकि वो नोटिस करता है कि वो एक मैजिकल क्रिस्टल के ऊपर खड़ा है और तब सारो को रियलाइज होता है कि ये मैजिकल सर्कल डार्क रेल्म से जुड़ा हुआ है। बस किसी इमॉर्टल के ब्लड से ही इस चीज को खोला जा सकता है। तब उसे समझ आता है कि आखिर कैसे ये चीज उस दिन उसके कैंप तक आ गई थी। हालांकि इस वक्त सारो के सामने एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। सारो इस बीस्ट से अपने आप को लड़ने के लिए तैयार करता है, ये सोचते हुए कि इससे पहले इस बीस्ट ने उसके सारे पार्टी मेंबर्स को मार दिया था। बावजूद सारो ने सबको हील करने की कोशिश की थी लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और आखिर में एक टीममेट ने अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करते हुए सारो की जान बचाई थी। वहीं पे सारो को अपने टीममेट्स की एक विजन आती है जहां सारो अपने टीममेट्स के पास रोते हुए उनसे माफी मांगता है। हालांकि उसके टीममेट्स उससे कहते हैं कि तुम अभी हार नहीं मान सकते, हमारे लिए तुम्हें इन मॉन्स्टर्स को यहाँ आने से रोकना होगा। और इसके बाद जैसे ही सारो की आंखें खुलती है तो अपने सामने काचन को देखता है जहां उसके सारे दोस्त सारो को प्रोटेक्ट करने के लिए उस बीस्ट से लड़ रहे थे। हालांकि उनके एक भी अटैक का उस बीस्ट के ऊपर कोई असर नहीं होता। तब सारो काचन से कहता है कि प्लीज तुम सभी को अपने बैरियर के मदद से डिफेंड करना। काचन सारो को रोकते हुए पूछता है कि क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने का सोच रहे हो। सारो कहता है कि मैं अपने और दोस्तों को खो नहीं सकता। ये कहते हुए सारो चल के उस
बीस्ट के सामने आता है और वो अपने आप को वहाँ पर सैक्रिफाइस करने वाला था, लेकिन आखिरी मौके पे काचन उसे रोकता है और अपने शिनजन आयन के पावर्स को यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा हमला करता है, जिससे कि वो माइन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ पर सनलाइट आने लगती है। और जैसे ही सनलाइट उस बीस्ट के ऊपर गिरती है तो वो मारा जाता है। और आज काचिन की वजह से इस ग्रुप में सारे लोग जिंदा थे। आखिर में सारो जाने से पहले अपने फॉर्मर कॉमरेड्स को शुक्रिया अदा करता है, हमेशा उसके ऊपर भरोसा और उसका साथ ना छोड़ने के लिए। अब इसके बाद ये लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, जहाँ कुछ देर बाद वो लोग एक ऐसे रिवर के पास पहुंच चुके थे जो सारी इंजरीज को हील कर सकता है। हालांकि तब जिंग पूछती है कि सच में अगर ये रिवर इतना ही ज्यादा रेयर है तो फिर इस रिवर के पास बहुत से लोग होने चाहिए थे। तब जू कहती है कि जब बहुत सालों पहले सारो के टीम मेंबर्स को डीमंस ने मार दिया था, तब सारे गाँव वालों को ऐसा लगा कि यहाँ डीमंस अटैक करने वाले हैं, जिस वजह से यहाँ पर रहने वाले सारे लोगों ने इस गाँव को छोड़ दिया। अब इसके अगले सीन में हम जैंग और काचन को उसी रिवर में नहाते हुए देखते हैं, जहां काचन नोटिस करता है कि जैंग के सारे इंजरीज हील हो रहे थे। तभी वो लोग वहाँ पर एक मिस्टीरियस मैन को देखते हैं जिसका नाम मूगन था। उसे देख के जैंग उसके पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन मूगन उसको इग्नोर कर देता है। अब जैंग रिवर से निकलता है जहाँ काचन उसे उसके कपड़े और दोनों स्वॉर्ड्स ला के देता है। तब जैंग काचन से कहता है कि नहीं पता क्यों, लेकिन ये आदमी कोई आम आदमी नहीं है। काचन कहता है मुझे भी ये आदमी ठीक नहीं लग रहा, चलो बड़े भाई हम यहाँ से निकलते हैं। जैंग कहता है कि शायद तुम ठीक बोल रहे हो। ये कह के वो दोनों यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन मूगन जैंग के दोनों स्वॉर्ड्स को नोटिस करता है और उसे रोकता है। और तो मूगन को याद आता है कि बहुत पहले चैन नाम के एक डीमन हंटर के साथ उसने लड़ा था और वो भी अपने टाइम में 2 स्वॉर्ड्स का यूज करता था। पहले तो चैन बस एक ही स्वॉर्ड के साथ मूगन से फाइट करता है, लेकिन तब चैन को रियलाइज होता है कि मूगन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तब वो सीरियस होके अपने सेकंड स्वॉर्ड को निकालता है। और इसके बाद इन दोनों के अंदर बहुत ही खतरनाक लड़ाई चलती है, लेकिन इन दोनों की ही पावर्स ऑलमोस्ट सेम थी और आखिर में इन दोनों को अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करना पड़ता है। और जब ये दोनों ही अपने सिग्नेचर मूव का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें से चैन जीत जाता है, जहाँ इस खतरनाक अटैक से मूगन के चेहरे पे एक स्क्रैच आ गया था। जब प्रेजेंट में मूगन जैंग को इस स्टोरी के बारे में बताता है, तब जैंग कहता है कि तुम जो भी कह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों ही स्वॉर्ड मेरे फादर ने मुझे दी है। हालांकि मूगन कहता है कि नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों ही स्वॉर्ड चैन की है। और बाद में ये कहता है कि तुम्हें ये स्वॉर्ड रखने का कोई हक नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हंटर हो। जैंग कहता है कि मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हंटर बनने वाला हूँ, और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो मैं तुम्हें हरा के ये साबित कर सकता हूँ। अब ये दोनों यहाँ लड़ने वाले होते हैं कि बीच में काचन आ जाता है और सही टाइम पे जू और सारो भी यहाँ आ जाते हैं। काचन जू को सारी बातें बताता है जो कि अभी इनके साथ हुई, जो सुन के जू मूगन के पास जाके उसे कहती है कि कोई दिक्कत मत करो, हमें अभी काफी सारे काम करने बाकी हैं। और ये सुनते साथ मूगन अपना स्वॉर्ड निकाल के उस स्वॉर्ड को स्विंग करता है। हालांकि उसने जानबूझ के उस स्वॉर्ड को जू के ऊपर नहीं चलाया था, लेकिन बस उसके एक स्वॉर्ड के स्विंग से दूर मौजूद एक पत्थर के टुकड़े हो जाते हैं, जो देख के सभी लोग काफी शॉक थे। तब मूगन कहता है कि मुझे जैंग के साथ लड़ाई करनी है। हालांकि तब जिंग बीच में आके सबको कहती है ये मूगन और कोई नहीं, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन है। हालांकि तब जिंग बहाना बनाते हुए कहती है कि अभी तक जैंग रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि उसे काफी सारे इंजरीज है, तो इस वक्त वो लड़ नहीं सकता। मूगन कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें आधे दिन का टाइम देता हूँ, लेकिन यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अब अगले सीन में वो सभी लोग शिप में वापस आ चुके थे, जहाँ जिंग कहती है कि मूगन ने इस सेक्रेड स्वॉर्ड को डीमन क्लैन से चुराया था, और जब डीमन किंग को इस बारे में पता चला तो वो उसको मारने के पीछे पड़ा रहा। हालांकि स्वॉर्ड के साथ मूगन इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका था कि उसने डीमन किंग को मार गिराया। प्रेजेंट में जू कहती है कि ऐसा कोई चांस ही नहीं है कि हम उसके खिलाफ जीत पाए। हालांकि जैंग कहता है कि नहीं, मेरे पास ये दोनों स्वॉर्ड्स हैं, और अगर चैन मूगन को इस स्वॉर्ड की मदद से हरा पाया था तो शायद कोशिश करने पे मैं भी उसे हरा सकता हूँ। जैंग कहता है कि ये स्वॉर्ड डीमन हंटर्स अपने जनरेशंस को पास करते हैं। मुझे इतना पता है कि इस स्वॉर्ड के अंदर कोई हिडन एबिलिटी है, और अगर ये स्वॉर्ड मुझे दी गई है तो इसका मतलब मेरे अंदर कोई क्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन जू कहती है कि
हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। सारो कहता है कि शायद ये इतना ज्यादा इजी नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे ही हम यहाँ से निकलेंगे तो मुगन को इस बारे में पता चल जाएगा। आखिरी टाइम पे जो उसने मैजिक किया था उसकी वजह से हम यहाँ से नहीं निकल सकते। जैंग कहता है कि अच्छी बात है, मेरा यहाँ से भागने का कोई प्लान नहीं था। वो ये भी कहता है कि अगर अभी हम भाग जाते हैं तो फ्यूचर में आने वाले स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स को हम कैसे फेस करेंगे। उसे ये भी याद आता है कि कैसे उसके फादर ने उसे और उसके भाई को प्रोटेक्ट किया था और कैसे उसके फादर ने कभी हार नहीं मानी। और वो ये भी कहता है कि अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े मैं काचन को प्रोटेक्ट करूंगा। हालांकि काचन गुस्से में कहता है कि मैं प्रोटेक्ट नहीं होना चाहता, मैं अपनी आप की प्रोटेक्शन कर सकता हूँ। अगले सीन में हम जैंग को देखते हैं जो रिवर में अपने आप को हील कर रहा था। कुछ ही देर में वहाँ पे जिंग भी आती है जो जैंग से कुछ कहना चाहती थी। सबसे पहले वो जैंग को थैंक्स कहती है इतना कुछ करने के लिए। तब उसकी नजर जैंग के बैक पे कुछ स्कार्स पे जाती है। उसे रियलाइज होता है कि बचपन से ही जैंग काचन को प्रोटेक्ट करता आ रहा है। तब वो जैंग से कहती है कि काचन तुम्हें खोने से डरता है, यहाँ तक मैं भी अपनी बहन के ना होने से अभी तक रिकवर नहीं कर पाई हूँ और मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम भी उसी फीलिंग को फेस करो। और आखिर में उसे मरने से मना करती है। अगली सुबह जैंग पूरी तरीके से रिकवर हो चुका था, जहाँ सारो एक मैजिक से उसकी स्पीड को बूस्ट करता है और जिंग उसे एक व्हाइट स्पाइडर आर्मर देती है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर में जैंग काचन से कहता है कि मेरा ओपोनेंट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ऐसा हो सकता है कि आखिर में मैं मारा जाऊं। लेकिन वो ये भी एक्सप्लेन करता है कि मैं हार नहीं मान सकता। आखिर में कहता है कि अगर हम अपने फियर को करेज में बदल सके तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तभी एक फ्लैशबैक में हम छोटे जैंग को देखते हैं जो डबल सॉर्ड्स की तरफ देख रहा था। तभी उसके फादर वहाँ आके कहते हैं सिर्फ चुने हुए डीमन हंटर्स ही इस सॉर्ड को चला सकते हैं, यहाँ तक मैं भी इस सॉर्ड को नहीं चला सकता। जैंग तब कहता है कि मुझे भी एक दिन इस सॉर्ड को चलाना है। वापस प्रेजेंट में जैंग मुगन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मुगन अपने सॉर्ड की मदद से उसे पीछे ढकेल देता है। इसके बाद मुगन जैंग के ऊपर अटैक करता है। हालांकि आर्मर ने जैंग को बचा लिया था, लेकिन दूसरे अटैक से जैंग को उसका आर्मर भी नहीं बचा पाता और जैंग इंजोर्ड हो जाता है। तब सारो नोटिस करता है कि मुगन का स्वॉर्ड बहुत ही लंबा है और इससे मुगन को एक एडवांटेज मिलता है। अब जब जैंग मुगन के अटैक्स को डॉज कर रहा था तब उसे अपना एक पास्ट याद आता है जब उसके डैड उसके साथ प्रैक्टिस करते थे। हालांकि जैंग उससे कंप्लेन करता है क्योंकि जैंग के फादर के पास एक लंबी वेपन थी। जैंग अपने फादर को एक चीटर कहता है और वहाँ से भागने लगता है। हालांकि भागते हुए वो अपने वेपन को अचानक से फेंकता है, लेकिन उसके फादर उस वेपन को डिफ्लेक्ट करके उस डुएल को जीत जाते हैं और आखिर में कहते हैं कि तुम्हारे ट्रिक्स बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है और जैंग तुम्हें और ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। बाद में हम जैंग को रात को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जहां अचानक से उसके ऊपर काफी सारे चमगादड़ हमला कर देते हैं, लेकिन अपने स्वॉर्ड की मदद से वो उसे हरा नहीं पाता और लड़ते हुए जैंग को समझ आता है कि उसके वेपन्स की कोई गलती नहीं है और तब वो रियलाइज करता है कि एक वेपन की रीच अच्छे टेक्निक्स के मदद से काउंटर की जा सकती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि सारे चमगादड़ हार चुके थे, जहां जैंग अपने फादर के साथ एक और डुएल करता है, जहां इस बार अपने नए टेक्निक के साथ जैंग अपने फादर के ऊपर भी भारी पड़ रहा था। उसके डैड हमला करते हैं, लेकिन जैंग उस हमले को डॉज करने में कामयाब होता है और आखिर में वो अपने फादर तक को हरा देता है। प्रेजेंट में मुगन और जैंग की फाइटिंग कंटिन्यू होती है, जहां जैंग दोनों के डिस्टेंस को क्लोज करते हुए पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कंटिन्यूअसली हमला करते रहते हैं, जहां मुगन के सारे अटैक्स को जैंग डॉज कर रहा था। यहाँ तक एक अटैक की मदद से मुगन बहुत ही दूर जाके गिरता है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि जैंग जीत गया, लेकिन फिर मुगन उठ के कहता है कि शायद मुझे सीरियस होना पड़ेगा। तभी मुगन एक ऐसा हमला करता है जिससे उसके स्वॉर्ड के चारों तरफ एक ब्लैक एनर्जी गैदर होती है। यहाँ तक उसके हमले के वजह से जैंग के आर्मर के ऊपर काफी डैमेज आता है, जो देख के जिंग कहती है कि अगर बार बार वहीं पे हमला हुआ तो शायद आर्मर टूट जाएगा। और ये बात मुगन को भी पता थी, जिस वजह से वो वहीं पे हमला करता है और इवेंचुअली वो आर्मर कमजोर होके टूट जाता है। जैंग कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और शायद ही मैं आज तुम्हें हरा सकता हूँ। हालांकि जैंग और मुगन की फाइट काफी देर तक चलती है। जैंग हार नहीं मानता क्योंकि उसे पता
है उसे अपने भाई को बचाना है। हालांकि मुगन उसे बहुत ही खतरनाक तरीके से मारता है और कहता है कि तुम बस फाइट करके अपने आप को मारना चाहते हो और तुम चैन के लेवल तक कभी भी नहीं पहुंच सकते। अगर तुम अपने आप को ही नहीं बचा सकते तो आखिर अपने छोटे भाई को क्या ही बचाओगे। लेकिन ज़ैंग को ऐसा लगता है कि अपनी जान दे के भी अगर मैं किसी और को बचा पाऊँ तो मुझे चलेगा। तभी ज़ैंग के एक और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि वो एक बेयर से लड़ रहा था, लेकिन उससे लड़ते वक्त वो इंजर्ड हो गया था और जैसे ही उसका ब्लड उसके स्वॉर्ड तक जाता है तो एक बहुत ही मिस्टीरियस पावर अनलॉक होता है और स्पेशल एबिलिटी के साथ वो इतना ज्यादा ताकतवर बनता है कि लिटरली उसे कोई नहीं हरा सकता। हालांकि सही टाइम पे उसके फादर उसे रोकने में कामयाब रहते हैं क्योंकि ये पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसे यूज करने से बॉडी को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यहाँ तक इस पावर को यूज करने से उसकी जान भी जा सकती है। वहीं पे प्रेजेंट में ज़ैंग डिसाइड करता है कि वो उस पावर का यूज करेगा। वो अपने हाथों को काट के उस ब्लड को स्वॉर्ड तक जैसे ही लेता है तो मिस्टीरियस पावर एक्टिवेट होती है। मुगन इस अटैक को देखते साथ पहचान जाता है कि इस अटैक का नाम ब्लड सैक्रिफाइस है। वहीं पे ज़ैंग बस एक ही अटैक से मुगन को बहुत इंजर्ड कर देता है और उसे मारने के बाद जैसे ही हम ज़ैंग को देखते हैं तो उसकी आईज रेड ग्लो कर रही थी और वो बिल्कुल ही एक डीमन की तरह दिख रहा था। सो गाइस यार, आज की वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे पता है ये एक बहुत ही बड़ा क्लिफ हैंगर पे मैंने आपको छोड़ दिया, लेकिन यार अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए तो जरूर से कमेंट करो। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आज मुझे आपसे शेयर करनी है। तो भाई ऐसा है कि आपका ये दोस्त ज्यादा दिन तक वीडियोस नहीं बना पाएगा शायद, और 7 से 8 महीने बाद मेरे को यहाँ से जाना पड़े। आप मेरी फैमिली हो तो मैं आपको रीजंस जरूर बताऊंगा, लेकिन आज नहीं। आज मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, इससे पहले कि मैं यूट्यूब को छोड़ के जाऊं मुझे अपने पास 100K सब्सक्राइबर्स की फैमिली चाहिए। हाँ सच में मैं बस इतना ही चाहता हूं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस जेन्युइनली पसंद है तो आप सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा यार। इस वीडियो को 3 बार हाइप जरूर से कर देना ताकि इस वीडियोस को थोड़ी सी रीच मिल जाए। और मुझे कॉमेंट करके ये जरूर बताना कि आप आउट ऑफ 10 इस एनिमे को कितना रेटिंग दोगे। और क्योंकि ये एनिमे आने वाले एपिसोड्स में काफी अच्छा होने वाला है तो मैं इसे 9/10 की रेटिंग देना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी तब तक के लिए मिलता हूँ मैं इसके सेकंड पार्ट में।